अच्छा, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, KSA। जो किंगडम सऊदी अरेबिया है, ये सारा अरेबियन का कहा जाता है जी। अरेबियन पेनिनसुला का सबसे मुल्क कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा मुल्क सऊदी अरेबिया है। ठीक है, सबसे बड़ा पेनिनसुला अरेबियन पेनिनसुला, और अरेबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? सऊदी अरेबिया। और ये तकरीबन पूरे पेनिनसुला का 4 हिस्से जो है ना ये कवर करता है। एक हिस्से के ऊपर बाकी कंट्री, और 4 हिस्सों पर ये, इनके 4/5 हिस्सा जो है ना ये कवर करता है ये जो है, इसका कैपिटल क्या है? रियाज है। करेंसी इसकी रियाल है। कैपिटल कैपिटल इसका रियाज, और करेंसी क्या है? रियाल है। इसका प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर इसका शहजादा भी वही है, मोहम्मद बिन सलमान, और प्राइम मिनिस्टर भी यही है। इसका फॉरेन मिनिस्टर कौन? नवाब बिन सैद अल मक्की। नवाब बिन सैद अल मक्की जो है ये कौन है? इसका फॉरेन मिनिस्टर है। अच्छा, ये रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ था, जो पेपर हुआ है अभी पैसी का, के अंदर ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि के अंदर कौन सी हुकूमत है? डेमोक्रेट है, डिक्टेटरशिप है, मोनार्क है, या कोई और? तो क्या है? मोनार्क। मोनार्क है बादशाह को। तो सऊदी अरब के अंदर क्या है? बादशाह। अच्छा, वर्ल्ड वॉर वन क्या होता है? ओटोमन अंपायर का हिस्सा था वर्ल्ड वॉर वन से पहले ही है। यहाँ पर ये सारी जो है ये खिलाफत उस्मानिया थी इस हिस्से के ऊपर सारी। जब वर्ल्ड वॉर वन होती है 1914 में, 1918 तक जब ये आता है, जो ओटोमन अंपायर है वो खत्म होती है। और ओटोमन अंपायर के खत्म होने के ऊपर एक और चीज भी बताता चलो। 1920 में एक इंडो पाक हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, 1920 में एक तहरीक शुरू हुई थी जिसे खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट। तो वो भी 1920 में शुरू हुई थी, इसलिए हुई थी जी। जो ओटोमन एम्पायर, खिलाफत उस्मानिया टूटी थी, उस टाइम जो ब्रिटिश जो था, यूके, ब्रिटेन ने जो इसके ऊपर कब्जा किया था, तब भी इन्होंने जो क्या की थी, ये मूवमेंट शुरू की थी। कहाँ? सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो वो हम एक अलग टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। मैं आपको जस्ट एक तो उसके बाद सऊदी अरेबिया जो है ये पावर लूज करना शुरू करते हैं, और इसके ऊपर कब्जा किसका आना शुरू हो जाता है? ब्रिटिश का कब्जा आ जाता है इसके ऊपर। तो ये ओटोमन का अंपायर का हिस्सा था 14 से 18 में, वर्ल्ड वॉर वन से पहले। ये 16 के अंदर कौन होता है जी? फखरुद्दीन पाशा। फखरुद्दीन पाशा होता है। इसको टाइगर ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, टाइगर ऑफ डेजर्ट, फखरुद्दीन पाशा। बेसिकली ये कौन था फखरुद्दीन पाशा? ये ओटोमन अंपायर का जो है ना ये जो है गवर्नर था। और ये जो है शरीफ मक्का जो है कौन? हुसैन बिन अली था। शरीफ मक्का कहा जाता था। हुसैन बिन अली का लकब क्या था? शरीफ मक्का। तो शरीफ मक्का के खिलाफ जो ना ये लड़ता है। अब बेसिकली शरीफ मक्का कौन होते हैं? शरीफ मक्का वो होते हैं जो कि जब वर्ल्ड वॉर वन का मिड होता है, तो आपको पता है कि शुरू से इनकी पॉलिसी है, जो यूरोपियंस है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें भी यही होता है। शिफ मक्का से कहा जाता है जी हम आपको क्या करेंगे, आप अगर इनके खिलाफ उठते हैं, बगावत करें, हम आपको क्या करेंगे? तख्त पर बिठाएंगे। तो इस तरह जो है ना ये लड़ते हैं आपस में। और जो सऊदी अरेबिया होता है ये आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है। इससे पहले इसका नाम क्या था? हिजाज था। ठीक है, हिजाज मक्का इसको कहा जाता था, इसमें नजफ भी शामिल होता था। उसके बाद इसको कहा जाने लगा क्या? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। जब वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब ये खिलाफत टूटी, उसके बाद 1932 में जाके किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इसका नाम रखा गया था, 1932 में। अच्छा, क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब इनके आपस में लड़ाई होती है तो शरीफ मक्का के ही होते हैं 1925 के अंदर। 1925 में अब्दुल अजीज जो थे उन्होंने हिजाज मक्का को जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया।
और उसके बाद जो शरीफ मक्का थे, जिनको कहा गया था कि जी हम आपको गवर्नमेंट सौंपेंगे, तो ये करते रहे थे। फिर उसके बाद इनको भी निकाला गया, शरीफ मक्का को पहले इस्तेमाल किया गया, फिर इनको निकाल दिया गया। इनकी जगह कौन आ गया? अब्दुल अजीज, किंग अजीज जिसको कहा जाता था। यहां से फिर जो है ना सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट शुरू होती है, सऊदी अरेबिया की। फिर 1932 में जो है हिजाज मक्का जो है उसका नाम और नजफ का नाम चेंज करके क्या कह दिया जाता है, ये सारे, नजफ हो गया, मक्का हो गया, मदीना हो गया, ये तमाम सिटीज, इनको मिला के एक जो है दिया जाता है नाम, जिसको क्या कहा जाता है? सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। 1925 से यही आ रहा होता है, सऊदी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बनेगा। ठीक है। जब 32 में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बनता है, तो साफ जाहिर है बादशाह कौन बनेगा? बादशाह अब्दुल अजीज बनेगा। क्या कौन बनेगा? अब्दुल अजीज बनेगा बादशाह। तो इस तरह 1932 से 1953 तक ये रहता है। ये बड़े गरीब होते थे 1932 से 38 तक। 38 के अंदर फिर क्या होता है जी? 1938 में जो ऑयल रिजर्व थे सऊदी अरब के अंदर, वो प्रोड्यूस हुए थे। तो जब वो प्रोड्यूस हुए, तो फिर ये बड़े अमीर होने लग गए। दुनिया की खपत ही तेल के ऊपर थी सारी। तो इस तरह जो है ना, ये इनके पास पैसा आया। अब दोबारा से क्या हो रहा है कि एनर्जी सिस्टम शिफ्ट हो रहा है, ऑयल से सोलर की तरफ जा रहा है, तो और भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ जा रहे हैं गाड़ियां वगैरह। तो इनके हालात फिर से वही खराब होना शुरू हो गए हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया है कि एक सिटी तैयार की है, जिसको क्या कहा जाता है? न्योम सिटी। ये भी हम आगे अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। यहां तक बताएगा, आपको अंडरस्टैंड हो गया? अच्छा, उसके बाद 1953 में इसका बेटा आता है किंग सऊद। किंग सऊद आता है इसका बेटा। तो 1953 से 1964 तक रहता है। उसके बाद उसका भाई आता है किंग फैसल। अब ये भाई चल रहे हैं। अब अब्दुल अजीज के बाद क्या चलेंगे? उसके बेटे, और बेटू में पहला कौन था? सऊद। उसके बाद उसका कौन आएगा? भाई सुलेमान। किंग सुलेमान आता है, ये 1964 में, और 1975 तक रहता है, और इसको 1975 में मार दिया जाता है। अभी ये किंग फैसल कौन था? ये भी एक अच्छा इंसान था। ओआईसी इसी ने बनवाई थी, किंग फैसल ने, 1969 में। इसलिए इसको जो है ना ये टारगेट किया गया था। और ये दो मरतबा पाकिस्तान आया था। एक बार जब आया, या दोनों बार, बाद में इसी के नाम के ऊपर फैसल, जो फैसलाबाद शहर है, वो किंग फैसल के नाम पे रखा गया था। इसका जो ओल्ड नेम था फैसलाबाद का, वो लैलपुर था। ठीक है। उसके बाद जो बादशाही मस्जिद, सॉरी फैसल मास्क है इस्लामाबाद, वो भी किंग फैसल के नाम पे रखी गई थी। और 1976 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई। 86 में बनी थी, 10 साल लगे थे। उसके बाद अल सऊद और किंग फैसल, इनका बाप कौन था? किंग सऊद का भी फैसल का यही अब्दुल अजीज था, मैंने बताया आपको। उसके बाद किंग खालिद आया, ये भी भाई था इनका। 1976 में बनता है, और ये 82 तक रहता है। उसके बाद किंग फहद आता है, ये 1982 में बनता है, 2005 तक रहता है। और इसी के नाम के ऊपर जो है, किंग फहद के नाम पर जो है बनाई गई थी काज, जो है एक ट्रैक बनाया गया था सऊदी अरेबिया से कतर तक, जिसको किंग फहद हाईवे कहा जाता है। किंग फहद हाईवे, ये सऊदी अरेबिया से कतर के दरमियान, सॉरी बहरेन, सऊदी अरेबिया से बहरेन के दरमियान बनाया गया है। 25 किलोमीटर का ब्रिज बनाया गया, जो मैंने आपको बताया था। किंग फहद काजवे कहा जाता है उसको। उसके बाद किंग अब्दुल्ला बनता है 2005 से 2015। और उसके बाद अभी तक किंग सुलेमान आ रहा है। ठीक है, किंग सुलेमान 2000 में बनता, अभी तक भी है। अब मैंने आपको बताया कि क्योंकि जो ऑयल की डिपेंडेंसी है वो कम होती जा रही है दुनिया की, तो ये बड़े परेशान है, क्योंकि इनकी मईशत चलती है या तो तेल के ऊपर या हज के ऊपर। तो तेल तो अब खत्म हो रहा है, तो जिसकी वजह से इन्होंने क्या कहा है, सोचा कि जी जिस तरह दुबई को डेवलप किया गया था, इसी तरह इन्होंने एक सिटी की है, न्योम सिटी। यहाँ पे की है न्योम सिटी, इस जगह पे, ये रेड सी के किनारे के ऊपर। और दुबई की तर्ज का बना रहे हैं, लेकिन ये इतना एडवांस्ड है कि यहाँ पे रोड्स नहीं है,
एयर ट्रैफिक है यहाँ पे, जो टोटल ट्रैफिक है कंट्रोल होगी वो एयर ट्रैफिक होगी, यहाँ पे बनाई जा रही है। अच्छा, पूछा गया क्वेश्चन, न्योम सिटी कौन से प्रोविंस के अंदर है? तब्बूक प्रोविंस के अंदर है। उसके बाद इराक की बात करें तो इराक क्या है? बगदाद है। इराक का कैपिटल क्या है? बगदाद। होल्ड की जगह। जी होल्ड की। जी, उसके बाद इराक को देखते हैं। इराक का कैपिटल क्या है? बगदाद है। करेंसी दिनार है। इसने यूके से इंडिपेंडेंट आ सके क्योंकि देखिए इस पूरे खिते के ऊपर यूके का कब्जा था। तो जो भी आजाद होगा यूके से होगा। 1932 में हुआ था। और इसका जो ओल्ड नेम है वो क्या था? मेसोपोटेमिया। इराक का ओल्ड नेम क्या था? मेसोपोटेमिया। मेसोपोटेमिया का मतलब क्या है? मेसोपोटेमिया का मतलब ये है कि दो दरियाओं के दरमियान की जमीन। ठीक है, दो दरियाओं के दरमियान इनको क्या कहा जाता है? मेसोपोटेमिया। अब कौन से दो दरिया थे? टिग्रिस और यूफ्रेट। यानी कि दरियाए फरात और दरियाए दजला, इनके किनारे के ऊपर टिग्रिस और यूरेट्स यूफ्रेट्स। और कब जो है ना मेसोपोटामिया का नाम चेंज किया? 1921 में चेंज किया था मेसोपोटामिया का नाम। हाँ जी, बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया? जी, उसके बाद है जी, इस दरिया के ऊपर है टिग्रिस। टिग्रिस कहते हैं दजला को, दरिया है दजला। बगदाद जो है किस दरिया के किनारे के ऊपर है? दरिया दजला के किनारे के ऊपर है। और बगदाद सिटी कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये सबसे पुराना शहर है दुनिया का। ये 762 में हुआ था। अबू जाफर अल मंसूर ने इसको क्या किया था? आबाद किया था बगदाद सिटी को। 762 में अबू जाफर अल मंसूर ने। उसके बाद हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन कहाँ पे है जी? ये पूछा जाता है। ये भी इराक के अंदर है। हालांकि सॉरी, इराक, हैकिंग गार्डन ऑफ द इराक, ठीक है, इराक में है ये। और हलाकू खान ने बगदाद को कब फतह किया? के बाद राबिया की। देखते हैं जॉर्डन के हवाले से। जॉर्डन कैपिटल क्या है? अमान है जॉर्डन का। करेंसी दिनार है। और हाशमीद गवर्नमेंट जो है वो अभी तक भी जॉर्डन के अंदर मौजूद है। हाशमीद गवर्नमेंट से मुराद क्या है? हाशमीद गवर्नमेंट वो कि जो आप सल्लम का जो खानदान है, जो सही मायने में एग्जैक्ट आ रहा है, आप सल्लम का जो खानदान आ रहा है, उसी खानदान की हुकूमत है। उस खानदान की कौन सी नस्ल की? 41वीं नस्ल की हुकूमत है। उस खानदान की कौन सी नस्ल की है? 41वीं नस्ल की हुकूमत है। यहाँ पे इस टाइम हेड ऑफ द स्टेट कौन है? किंग अब्दुल्ला है जॉर्डन का। उसके बाद है जी रेड सी। देखिएगा रेड सी क्या है?
ये रहा रेड सी। ये रेड सी है। ये रेड सी जो है बुहिरा अहमर भी कहा जाता है। रेड सी को क्या कहा जाता है? बुहिरा अहमर। इसका इनलेट क्या है? इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन है। ठीक है, ये कहाँ पे है? इसका इनलेट इंडियन ओशन है। ये यहाँ पे गिरते हैं इंडियन ओशन में। ये किसको कनेक्ट करता है जी? ये जो है इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन के साथ किसके साथ कनेक्टेड है यहाँ पे? ये एक स्टेट है जिसको बाबल मंदीप स्टेट कहा जाता है। रेड सी किस स्टेट के जरिए इंडियन ओशन के साथ कनेक्टेड है? बाबल मंदीप के साथ। यानी कि वो कौन सी जो रेड सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है? बाबल मंदीप स्टेट है। इसके अलावा यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन भी है। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन, ये भी साउथ में है। और इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। ये मेडिटेरेनियन सी हो गया। यहाँ पे रेड सी हो गया। और ये किसके जरिए कनेक्टेड है? ये स्विस कैनाल के जरिए। ये रही स्विस कैनाल। ये स्विस कैनाल है, ये वाली स्विस कैनाल के जरिए क्या है? कनेक्टेड है रेड सी के साथ। अच्छा, उसके बाद देखिएगा जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड है? जी बताइएगा। जी बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड है? जी, चले हम आगे देखते हैं। अच्छा, उसके बाद बाबल मंदीप स्टेट मैंने ये बताई। ये बाबल मंदीप, ये रेड सी और अरेबियन अरेबियन जो सी है, रेड सी और सी जो है उनको आपस में मिलाती है। और ये किसको अलग करती है? ये देखिएगा, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से मुराद क्या है? अफ्रीका का जो खुर जिसको कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। उनको अलग करती है किससे? अरेबियन पेनिनसुला से। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से आ जाते हैं? ये आ जाते हैं। कौन से कंट्रीज है? सीड। क्या मुराद है? एस से स्वीडन, ई से इजिप्ट, ई से एरिटेरिया और डी से डिजिबूटी। ये चार जो है ना, ये क्या है? अलग है। रेड सी के जरिए जो है ना अलग किए गए। किसके साथ? अरेबियन पेनिनसुला से अलग किए गए। और जो स्टेट है, ये डिजिबूटी और यमन को अलग करती है। यानी कि अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला, या अफ्रीका और यूरोप, नॉट यूरोप, अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका और एशिया को भी अलग करती है। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। ये 50 किलोमीटर लंबी है और एवरेज डेप्थ इसकी 180 मीटर है। स्टेट ऑफ हरमूज, ये रही हरमूज स्टेट। ये है हरमूज स्टेट। अब ये क्या है? पर्शियन गल्फ है। ये क्या है? अरेबियन सी है। ये पर्शियन गल्फ है और ये क्या है? अरेबियन सी है। और पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कौन सी स्टेट में मिलाती है? स्टेट ऑफ हरमूज। किसको अलग करती है? ये अरेबियन पेनिनसुला और ईरान को। यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला है। यूएई ईरान को भी अलग करती है। ओमान ईरान को भी अलग करती है। और ये तकरीबन 30 से 40% ऑयल जो है वो इसी स्टेट ऑफ हरमूज से पास होता है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं, पर्शियन गल्फ के अंदर जो ईरान ने बंद की थी स्ट्रेट, वो बेसिकली यही की थी। ये जो खलीज फारस का जो रास्ता बंद किया था ईरान ने अभी वार के अंदर,
वो ये किया था, ये वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की थी। वो इसलिए की थी कि इसने सप्लाई बंद कर दी, और यहाँ पे बंदरगाह थी, उसकी चाह बाहर है, तो वो उसने जो है ना बंद कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रेशर पड़ा और जंग रुकी। हाँ जी, उसके बाद है जी स्विस कनाल। ये 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 रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को होती है। ये अफ्रीका और एशिया को, और ये कब बनना शुरू हुई थी? 25 अप्रैल 1859 को बनना शुरू हुई थी, और 17 नवंबर 1869 को ये कंप्लीट हुई थी। 10 साल लगे थे इससे भी। पूछा जाता है जी स्विस कनाल नेशनलाइज कब की गई थी? 1956 में की गई थी। किसने की थी? जमाल अब्दुल नासिर ने की थी स्विस कनाल। और इसके ऊपर क्या हुआ था, एक जंग भी होती है 1956 के अंदर, और वो कॉन्फ्लिक्ट था जो कि जल्दी से रिजॉल्व हो गया था। जो क्वेश्चन पूछा गया पास पेपर में मोस्टली, वो पूछा गया नेशनलाइज कब हुई थी? ये 1956 में, और किसने की थी? जमाल अब्दुल नासिर ने। ये बताएगा यहाँ तक अंडर। जी मेरी बात आ रही है? बताइएगा भाई, सारी है। चले, ओके हो गया। उसके बाद देखिएगा पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ क्या है? ये रहा पर्शियन गल्फ, खलीजे फारिस। खलीजे फारिस, आपने ये बचपन में पढ़ा होगा जी, खलीजे फारिस, पर्शियन गल्फ। इसको ये मेडिटेरियन सी ऑफ वेस्ट एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारा वेस्ट एशिया है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड द विच इज कॉल्ड द मेडिटेरेनियन सी ऑफ द वेस्ट एशिया, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है पर्शियन गल्फ को कहा जाता है। के दरमियान में, ईरान और अरेबियन पेनिनसुला के दरमियान है ये। ये किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्टेड है गल्फ ऑफ ओमान के जरिए। ये देखें यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गल्फ है। ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान किसके जरिए कनेक्टेड है? ये हरमूज स्ट्रेट के जरिए कनेक्टेड है। या कहा जाता है पर्शियन गल्फ किसके जरिए, किसके साथ कनेक्टेड है? अरेबियन सी के साथ कनेक्टेड है। इसके जरिए स्ट्रेट ऑफ हरमूज के जरिए। एरिया इसका 2,51,000 वर्ग किलोमीटर। डेप्थ एवरेज 50। लोकेशन इसकी वेस्ट एशिया। लेंथ इसकी 999।
989। गल्फ ऑफ ओमान, ये रहा यहाँ पे, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये वाला। तो गल्फ ऑफ ओमान की, इसको गल्फ ऑफ मकरान भी कहा जाता है क्योंकि सैली पट्टी से मकरान की है। गल्फ ऑफ मकरान, इसको, ये स्टेट ऑफ हरमूज के जरिए किसके साथ कनेक्टेड है, पर्शियन गल्फ के साथ। और ये पार्ट है किसका, अरेबियन सी का। इसका जो एरिया है वो 1,81,000 वर्ग किलोमीटर है। एवरेज डेप्थ 450 मीटर, मीन डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ 3700 मीटर है, और इसकी जो वेट है 340 किलोमीटर है। और यहाँ तक क्लियर है।